ठीक है। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का बेसिक फंडामेंटल, उसको लॉक कर दीजिए तो आ जाएगा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो फिजिक्स का बेसिक्स होगा, एकदम बेसिक फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में हम लोग उसका नाम क्या रखते हैं, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ देखिए यहां पर फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। तो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स मतलब क्या, मतलब फिजिक्स में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th एंड जो हम 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9th और 10th में जो हमने पढ़ा था वही चीज को हम लोग 11th एंड 12th में रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा सोचेंगे कि 9th और 10th में जो हमने पढ़ा था उसका क्या ऐसा लेवल होगा जो कि हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ठीक है, या 12th में पढ़ेंगे। इन जनरल जो कोर्स हम लोग का बनाया गया है, इन जनरल बात करें तो 9th क्लास में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो 11th में रिपीट होते हैं ये, और 10th क्लास में जो टॉपिक्स हैं वो 12th में रिपीट होते हैं। हम बताएंगे टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे मैकेनिक्स बोलते हैं। जैसे आप 9th क्लास का सिलेबस उठाएं एनसीईआरटी का, 9th क्लास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक पढ़ा था। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चले तो हमारा 8th नंबर चैप्टर जो था उसका क्या नाम था, बता सकते हैं? मोशन। ठीक है, 8th नंबर चैप्टर का नाम मोशन था। यदि 9th नंबर चैप्टर देखें, उस चैप्टर का नाम यदि हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स। ठीक, उसके बाद मोशन, उसके बाद फोर्स, और इसी से आगे जाएंगे तो हम लोग का एक और टर्म आ जाएगा, एक आएगा वर्क एनर्जी पावर, ऐसा ही कुछ रहता है। हाँ, एक आता है इसके बाद 10th नंबर चैप्टर है वो ग्रेविटेशन, पढ़ा है ये ग्रेविटेशन। उसके बाद 11th नंबर चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एनर्जी, ठीक है, एंड पावर, ये हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद 12th नंबर चैप्टर आएगा जिसका नाम है साउंड मोशन। पढ़ा है ये सारा कुछ, याद है हल्का? हाँ, लेट नहीं आया करो क्लास में प्लीज। चलो उसको बंद करो, वहीं बैठो। देखिए, ये सारे चैप्टर्स जो है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, 9th क्लास में पढ़े थे, तो उसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ा था मोशन, उसके बाद फोर्स था, ग्रेविटेशन था, वर्क एनर्जी, साउंड, ये सारा चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या है कि फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स मतलब वो सारे टॉपिक्स जो कि हमारे 9th क्लास में पढ़े थे, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, अब हम उसको रिपीट कर रहे हैं। और रिपीट कर रहे हैं तो 11-12 में ये हम थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्रिज कोर्स फ्रॉम 10th टू 11th। मतलब ये एक ऐसा छोटा सा कोर्स हम लोग का है जिसमें हम लोग 9-10th के टॉपिक्स को 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका खासियत क्या है कि 9-10th के टॉपिक्स को 11th में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि 9-10th का जो सिलेबस है उसके रिस्पेक्ट में 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है। मतलब 9th में हमने कितने चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने थे, ये 4-5 चैप्टर थे, 1 2 3 4 5 छोटे छोटे चैप्टर्स थे। अब यदि फिजिक्स में हम लोग इंटर करेंगे 11th के, तो 11th फिजिक्स, ठीक है, 11th फिजिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो 11th फिजिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में आपके टोटल 14 चैप्टर होंगे। कहां 5 छोटा छोटा चैप्टर है और कहां 14 चैप्टर्स हैं 11th में, सिर्फ 11th में। 12th में आएंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 14 चैप्टर होंगे। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए 11th और 12th मिलाकर के?
28 चैप्टर्स, और एक चैप्टर काफी बड़ा है इसमें। जैसे आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे, एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे, तो उसमें क्या है कि एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर होगा, उसके अंदर में कई सब टॉपिक्स होंगे। जैसे मान लीजिए 8th नंबर चैप्टर है, 8th नंबर चैप्टर 9th क्लास के अकॉर्डिंग चले तो 8th नंबर चैप्टर मोशन है। तो मोशन के अंदर में सब टॉपिक शुरू होंगे। उसमें आएगा डिस्टेंस, एक टॉपिक आ गया, एक टॉपिक डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक टॉपिक आएगा यूनिफॉर्म मोशन, एक टॉपिक आएगा मोशन, तो उसके बाद आएगा यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ऐसे करके कई टॉपिक्स मिल करके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है। 11th में वो नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा हो जाएंगे, और साथ ही साथ उस टॉपिक का डेप्थ, जो कॉन्सेप्ट है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इन जनरल क्या होता है कि हम लोग को पढ़ने की आदत इसमें होती है, और 11th क्लास का सिलेबस काफी अलग होता है 9th क्लास से। और उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन ये है कि 11th क्लास का जो सिलेबस है, यहाँ ये जो टॉपिक्स हैं, ये सारे चैप्टर्स बेसिक होते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। मतलब ये जो टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ करके इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, और मेडिकल इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, और वो साइंस का बेस है। बिना फिजिक्स के कोई भी इंजीनियरिंग नहीं हो सकता। ठीक है। क्या बिना फिजिक्स के मेडिकल हो सकता है? हो सकता है। बिना फिजिक्स के मेडिकल पॉसिबल है, या मेडिकल साइंस पढ़ना पॉसिबल है बिना फिजिक्स के? कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर हम लोग को बायोलॉजी लिए हैं, तो हम लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, बहुत जनरल एक क्वेश्चन होता है माइंड में। तो उसका एक अप्रोप्रिएट आंसर ये है, हालांकि आंसर तो बहुत वास्ट लेवल पे भी दे सकते हैं। एक जनरल अप्रोप्रिएट आंसर ये है कि यदि मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, एमबीबीएस करने के बाद वो स्पेशलाइज्ड हुआ है कार्डियोलॉजी में, वो कार्डियोलॉजिस्ट बना है, तो जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड जो है वो पंप करके अंदर आ रहा है, और साइमल्टेनियसली वो पंप करता हुआ रिलीज भी कर रहा है ब्लड को। तो जो हार्ट का जो वेन्स है, वेन्स का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कितना अमाउंट का वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ब्लड पर, और ब्लड जो प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितने अमाउंट का है, सो दैट कि वो पूरे बॉडी के अलग अलग वेन्स, अलग अलग पार्ट में वो आराम से इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो उसके लिए आपको प्रेशर, फोर्स, डेंसिटी, फ्लूइड का क्या है, वो सारा चीज आपको स्टडी करना है। और ये सारा चीज किस में स्टडी करना होता है? फिजिक्स में। ठीक है। जैसे बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे ईसीजी मशीन होता है, जिससे कि हार्ट बीट्स या फिर हार्ट को क्या अभी फंक्शनिंग है उसको हम लोग चेक कर पाते हैं, उसको स्टडी कर पाते हैं। उसी तरह एक्सरे है, उसी तरह अल्ट्रासाउंड मशीन है। ये जितने भी मशीन हैं, ये सारे मशीन मैकेनिकल मशीन हैं, जो कि मैकेट्रॉनिक सिस्टम की तरह काम करते हैं और मेडिकल प्रोसीड्योर को फॉलो करते हैं। यदि डॉक्टर को उन सारे चीजों का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, जो कि फिजिक्स से आएगा उनको, तो वो एक अच्छा मतलब एनालिस्ट नहीं बन सकते हैं। वो पेशेंट का क्या अभी स्टेटस है, पेशेंट अभी किस लेवल पर है, उसको पता होने के लिए इन सारी चीजों का अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए कोई यूरोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हुआ, जो कि हार्ट के सिस्टम को मॉनिटर करता है, या हार्ट के सिस्टम को स्टडी करके वो उस पर काम करते हैं। यदि किसी पेशेंट को दिक्कत है हार्ट में, तो हम लोग जाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। यदि हमारे हार्ट में दिक्कत है तो हम किसके पास? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। यदि हमारे हड्डी में प्रॉब्लम है, हार्ट टूट गया है, हार्ट फ्रैक्चर हो गया, तो हम किसके पास जाएंगे? हाँ। यदि हमें हमारे दांत में दिक्कत है तो हम किसके पास जाएंगे? डेंटिस्ट के पास जाएंगे। यदि हमें हमारे हाथ में फ्रैक्चर आ गया या हाथ क्रैम्प कर गया, तो हम किसके पास जाएंगे? हाँ, बोन्स के डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक। ठीक है। यदि हमारे यूरिन में दिक्कत आ रही है, यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, या एक्सेस डिस्चार्ज हो रहा है, या यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें जलन आ रही है, या यूरिन से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम यदि हमें डिस्कस करने होंगे तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट अलग है, यूरोलॉजी अलग है, वो न्यूरोलॉजी होता है। ठीक है। तो वो अलग सिस्टम है, वो अलग सिस्टम है।
स्किन के डॉक्टर अलग हैं। तो कहने का मतलब ये सारा जो सिस्टम है मेडिकल का, उसमें एक फिजिक्स बहुत बड़ा बेस है। यदि यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यूरिन ब्लाडर में क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है यूरिन, ये सारा चीज का स्टडी हम लोग फिजिक्स की हेल्प से कर पाएंगे। इसीलिए मेडिकल फील्ड के लिए भी एज वेल एज इंजीनियरिंग फील्ड के लिए भी फिजिक्स सबसे एक इंपॉर्टेंट, सबसे नहीं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी बात करें तो टोटल 14 चैप्टर्स हैं हमारे। तो फिजिक्स में 11th में सिर्फ 14 चैप्टर्स हैं, और 9th क्लास में सिर्फ कितने चैप्टर्स हैं? 4-5 चैप्टर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसी को एक बड़े मतलब कि बड़े लेवल पर, एक अच्छे लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे। अभी जैसे आप इसमें स्टार्टिंग में हम अभी जस्ट थोड़ा सा इससे पहले वाला बैच में वो साउंड मोशन कंप्लीट किए हैं, उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर एंड हुआ है, और वो कम से कम मेरे ख्याल से 10 से 12 क्लास सिर्फ लगे हैं उसको कंप्लीट करने में। एक बड़ा वास्ट सिलेबस है वो। तो ये सिलेबस से इस सिलेबस में आने में दिक्कत आती है। तो अभी के स्टार्टिंग कुछ क्लासेस में क्या होती है कि हम लोग इस सिलेबस से इस सिलेबस में लाने में एक ब्रिज का काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रिज बनाते हैं, ताकि आप स्मूथली इससे लेकर के आगे बढ़ जाए। जो मैंने दिया है वो उसी का पार्ट है। यदि ये चीजें आप पढ़ाई की होंगी, 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन 9th क्लास 10th क्लास बोर्ड देने के बाद आए हैं, तो क्या है कि 10th बोर्ड देने के बाद 9th क्लास छूट गया, और जो 11th के टॉपिक्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं? 9th क्लास से। तो ये जैसे मोशन, ये पूरा का अभी हम लोग 3 महीना इसी में रहेंगे। 3 महीना, पूरे अगले 3 महीना हम लोग इस पे रहेंगे, और इसमें ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये 11th के लिए बहुत बड़ा है। इसको समझने के लिए, मोशन को समझने के लिए, मोशन को हम अच्छे तरीके से समझें, उसके लिए हम 1 महीना पढ़ेंगे, ताकि हम मोशन को अच्छे से समझ पाए। उसके लिए 1 महीना टॉपिक पढ़ेंगे। अब वो टॉपिक्स होंगे वेक्टर और मैथमेटिकल फिजिक्स। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम पढ़ करके मोशन को समझ पाएंगे। समझे? तो 3 महीना हम इसमें रहेंगे। 3 महीना में 1 महीना हम उस चीज में रहेंगे, उस चीज में जिसकी हेल्प से हम इसको समझ पाएंगे। जैसे हमें खाना बनाना है, जैसे मान लीजिए कि हम पनीर का कोई सब्जी बना रहे हैं, तो पनीर का सब्जी बना रहे हैं, तो पनीर का सब्जी आउटपुट है, उसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे तभी तो पनीर का सब्जी बनेगा। तो ये पनीर का सब्जी है एक तरह से मान लीजिए, तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स है वेक्टर है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ काइनेमेटिक्स है, जिसकी हम बात अभी करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ काइनेमेटिक्स, वेक्टर, मैथमेटिकल फिजिक्स, ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, तब जाकर के आपका मोशन बेहतर बनेगा। मोशन समझ में आएगा, उसके ये कंस्टिट्यूएंट समझ में आएंगे, उसके फिजिकल कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, और वो फिजिकल पैरामीटर हमें समझ में आएंगे। उसको हमको समझने के लिए ये काम करना है। ठीक है, तो ये समझ में आया एक तरह से ब्रीज कोर्स जो हमारा कुछ दिन चलेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 से हम लोग 11th में कैसे जंप करें। ठीक है, तो उसके लिए ये है, जैसे सिंपल स्टेयर है, जैसे आपका सिंपल स्टेयर इस तरह से है, ये मान लीजिए 8th है, ये 9th है, ये 10th है, लेकिन यहां से आपका ये 11th है। तो आपको जब 11th पे आना है, तो एक लंबा हाइट है जो कि नॉर्मल पहले हाइट से अलग है। अचानक स्टेयरकेस हाई हो गया, तो आपको संभल के चलना पड़ेगा। आप यदि पहले से सोच के चलेंगे कि जितना 8 से 9 का हाइट है, 9 से जितना 10 का हाइट है उतना ही होगा, तो आप गिर जाएंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, और इसीलिए हम लोगों ने इसको डेवलप किया। ठीक है, जैसे बहुत सारे जगह पर डायरेक्ट 11 स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहां हम डायरेक्ट स्टार्ट न करके, क्यों? क्योंकि इसको कनेक्ट करना है इससे। यदि कनेक्ट कर देंगे तो आपके लिए आसान होगा, ये हाइट कम हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा पर्पस है कि ये हाइट कम हो जाए, ताकि आप स्मूथली आगे बढ़ जाए। ठीक है, उसी के लिए ये सारा कुछ किया हुआ है। अब आप हम करेंगे इस पे काम, तो आपको और डिटेल समझ में आएगा। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो 9th क्लास के मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग में से एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज मोशन? बता सकते हैं व्हाट इज मोशन? चलिए इसको लिखिए, इसको कंप्लीट कीजिए। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे।
इसमें जो फंडामेंटल टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक है दैट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं हम लोग? फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग क्या है? बोले। हाँ, कह सकते हैं द पॉइंट, अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ देखिए यहां पर, द पॉइंट थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट all dimensions and positions। जैसे इन जनरल हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो हम उसमें हम लोग अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। मान लीजिए जैसे कोई ऐसा टॉपिक जिसमें कि हम लोग को पार्टिकल के मोशन की बात करनी है, जिसमें हम लोग करेंगे भी, तो पार्टिकल एक पोजीशन पे था, फिर आगे चेंज हुआ, तो पोजीशन जो डिफाइंड हो रहा है हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। इसको हम लोग कैसे समझते हैं? मान लीजिए सपोज करें कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, इस रेफरेंस इस ये पोडियम को हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं सपोज थोड़ा देर के लिए। तो रेफरेंस पॉइंट से हम अपने आप को ऑब्जेक्ट मानते हैं, एक बॉडी मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि करेंटली द ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, उसको रेफरेंस पॉइंट माना तो वो पॉइंट हमारा सारा कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जीरो होने का मतलब वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ, वो हमारा ऑरिजिन हुआ। ठीक, ऑरिजिन से ही सारे डायमेंशंस मेजर होंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि बॉडी इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। इट मींस बॉडी इज सिचुएटेड और बॉडी इज लोकेटेड 2 मीटर अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। कह सकते हैं ये चीज। तो हम लोग का ये रेफरेंस पॉइंट हुआ, तभी तो 2 मीटर कह रहे हैं। मान लीजिए सपोज रेफरेंस पॉइंट इसी पोजीशन को हमने मान लिया, तो यदि इस पोजीशन को हमने रेफरेंस पॉइंट माना, तो अभी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बॉडी का पोजीशन क्या है? बॉडी का पोजीशन, तो बॉडी इज लाइंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पे है। यहां एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। यदि हम उसे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो उसमें एक्स जीरो नहीं होगा, एक्स वहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा। समझे? तो रेफरेंस पॉइंट मतलब इन जनरल जहां से हम सारा पोजीशनिंग करते हैं, और इसी को हम लोग क्या मानते हैं? ऑरिजिन, ऑरिजिन मानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, जैसे मान लीजिए सपोज करें कि ये हमारा ऑरिजिन हुआ 0,0 ऑरिजिन, और इसी को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा ऑरिजिन है जहां से सारे डायमेंशंस मेजर होंगे। तो आप यदि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन पे है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन पे है, ये रेफरेंस पॉइंट है ओ पॉइंट, इस पॉइंट को हम ए कह रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,0 है। तो 2,0 होने का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है? बोलो। 2 यूनिट से। और वाई एक्सिस पे कितने दूरी पर है? 0 पर है। तो इस पोजीशन में हम लोग देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस को हम मान सकते हैं, ये पोजीशनिंग, तो ये 2 मीटर हो सकता है, यदि हम यूनिट में मीटर ले रहे हैं तो 2 हो सकता है। तो ये इसका, ये तो रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, और ये जो पोजीशन है ये हमारा पार्टिकल का पोजीशन कहलाया। ठीक, इसी से मोशन डिफाइंड होगा। तो पोजीशन मतलब क्या हुआ? पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द लोकेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो पोजीशन को हमको लिखना होगा, यदि हम पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, with respect to reference point। रेफरेंस मतलब रेफरेंस पॉइंट से उसका क्या लोकेशन है वो डिफाइन करने के लिए, यदि हम वो डिफाइन कर पा रहे हैं तो वो लोकेशन जो पॉइंट हो गया
वो इसका पोजीशन कहलाएगा। और यदि हम 2 डायमेंशंस की बात करें, जैसे इसको हम लोग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ और ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, तो एक्स वाई एक्सिस में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे भी लाई कर सकता है, ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में भी कहीं बीच में लाई कर सकता है, या 3 डायमेंशन प्लेन में भी लाई कर सकता है। तो यदि 3 डायमेंशन प्लेन में होगा तो यहाँ एक्स वाई और जेड भी आ जाएगा। तो यदि हम इसको यहां पर ऐसे ये यहां पर जेड दिखाना हो तो कॉमा 0 ले सकते हैं ना। तो वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट, वहां पर जेड एक्सिस में वो कितना डिस्प्लेस है 0, वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेस है 0, और एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस है 2। तो ये उसका पोजीशन हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन ऑब्जेक्ट का T1 इनिशियल टाइम, T1 को ही हम लोग बोलते हैं TI मतलब क्या हुआ, TI इसको बोलेंगे इनिशियल टाइम। ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है, पैरामीटर और फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट पैरामीटर और फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं पता है? हालांकि ये बाद में रिपीट करेंगे हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? those kind of quantities which can be measured. If any such kind of quantities which cannot be measured, we cannot say it physical quantity. The quantities which can be measured like 2 kg sugar, 3 liter milk या 2 kg milk। हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि 2 kg दूध ले आओ या 2 kg दूध आया है। कोई पूछता है कि अभी कितना दूध बचा हुआ है, तो लगभग 1 kg होगा इन जनरल। तो what would be the right answer to say 2 kg milk or 2 liter milk? 2 liter milk, that will be more appropriate answer. 2 kg milk or 2 liter milk? हम लोग केजी में भी सुना है, हम लोग नहीं बोले हो तो हमारी मम्मी लोग ने किन्हीं ने कहा होगा, या कोई भी रिलेटिव्स होंगे वो कहा होगा कि 2 kg चीनी ले आओ, 2 kg दूध ले आओ। तो केजी में भी हम लोग ने सुना है, तो होता होगा या गलत है? ये गलत है। क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर इट? क्या होना चाहिए बोलो? हाँ, लीटर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीटर एंड केजी? व्हाट इज डिफरेंस? अच्छा ठीक है। यदि आप मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जो सिलेंडर है हमारा, जिस सिलेंडर में खाना बनता है, दैट इज एलपीजी सिलेंडर, तो सिलेंडर में कितना लीटर गैस है या कितना केजी गैस है? गैस को हम लोग लीटर में मेजर कर सकते हैं या केजी में मेजर कर सकते हैं? जो हमारे हाउस होल्ड में यूज होने वाला जो सिलेंडर है, तो उसमें जो उसका जो अंदर में गैस होता है वो कितने केजी होता है? केजी में नहीं होता है, ऑलमोस्ट कितना केजी होता है? जो हम लोग हाउस होल्ड यूज करते हैं उसमें 14.2 केजी का होता है। मतलब कि सिलेंडर का अपना वजन है वो अलग है, दैट इज डिफरेंट। मतलब उसके अंदर में जो गैस फिलअप किया गया दैट इज 14.2 केजी, ठीक है। तो गैस को हम लोग मेजर कर सकते हैं लीटर में भी, और गैस को मेजर कर सकते हैं हम लोग केजी में भी। तो डिफरेंस क्या है लीटर और केजी में? सबसे बड़ा डिफरेंस अभी फिलहाल के लिए चल रहे हैं, फिर आगे हम लोग इसको जब फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे ना तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि लिक्विड और गैस, दीज आर फ्लूइड। फ्लूइड आप लोग पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ा है फ्लूइड आपने। तो फ्लूइड जनरली एनी सच काइंड ऑफ क्वांटिटी विच कैन फ्लो, बेसिकली हम लोग आम भाषा में कह देते हैं। तो होता क्या है कि हर बॉडी के पास लेयर्स होते हैं, यदि एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में मूव कर पा रहा है तो ऐसे बॉडी को हम लोग फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारा टूथपेस्ट,
टूथपेस्ट से मुंह धोते हैं, तो टूथपेस्ट में क्या करते हैं, ट्यूब में होता है, वो प्रेस करते हैं तो उसमें उसका जो उसको पॉइंट है क्रॉस सेक्शन, उसमें से पेस्ट निकलता है। ठीक है, तो क्या वो फ्लूइड है या सॉलिड है? इसका एक और एग्जांपल है, जैसे जैम खाते हैं हम लोग, किसान जैम, तो किसान जैम फ्लूइड होगा या सॉलिड होगा? तो जेल को किस में रखेंगे हम लोग, फ्लूइड में रखेंगे या सॉलिड में रखेंगे? मैंने फ्लूइड के बारे में क्या बताया? मीन्स every particle or everybody has different layers and everybody is made of different layers. ठीक है, if one layer of a body it can displace with respect to another layer, then such kind of body is called fluid. मतलब फ्लूइड ऐसा क्वांटिटी होता है, ऐसा बॉडी होता है जिसमें एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में मूव कर सकते हैं, जैसे दूध, पानी, ब्लड, ये सब फ्लूइड है जिसमें कि एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में मूव कर सकता है। सिमिलरली एयर में भी होता है ये चीज। ठीक है, गैस में, गैस बहुत सारे के गैस होते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉपर्टी होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में मूव करता है। जैसे हम लोग नदी में देखते हैं क्या है, नदी का जो टॉप सरफेस होता है उस पर कुछ मान लीजिए कि जैसे कुछ सामान है, कुछ फूल हैं, कुछ लकड़ी का टुकड़ा है, वो फ्लो कर रहा होता है, लेकिन उसका जो बॉटम पोर्शन है जो ग्राउंड के साथ टच में होता है वो मोशन नहीं कर रहा होता है। पानी का जो सबसे डेप्थ है, डेप्थ पोर्शन में आप कभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो मूव नहीं कर रहा है। जैसे जैसे लेयर ऊपर जा रहे हैं लेयर्स मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि ग्राउंड के साथ वो टच में है, अब ग्राउंड तो रेस्ट पर है, इसी कारण से फ्लूइड का वो लेयर रेस्ट पर है, लेकिन उसके जैसे जैसे लेयर ऊपर जा रहे हैं फ्लूइड के एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरे लेयर का मोशन हमारा सिग्निफिकेंट हो रहा है, मतलब इट कैन बी मेजर्ड, वो हमको दिख रहा है। वो नदी के में जो पानी फ्लो कर रहा है आप देख पाते हैं ना उसे, कि नहीं देख पाते हैं? नदी के पानी को फ्लो देख पाते हैं, तो दैट इज द टॉप सरफेस ऑफ रिवर। रिवर का वो टॉप सरफेस है, तो टॉप सरफेस तो फ्लो कर रहा है, क्या बॉटम सरफेस फ्लो कर रहा है? तो बॉटम सरफेस तो ग्राउंड के टच में होगा। साइकोलॉजिकली हम लोग समझने की कोशिश करें, इमेजिन करें, तो ग्राउंड सरफेस किसके टच में होगा? वाटर का जो ग्राउंड पोर्शन होगा वो ग्राउंड के टच में होगा, और ग्राउंड रेस्ट पर है तो वो लेयर रेस्ट पे होगा, उसके ऊपर के लेयर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर पा रहे होंगे, सो दैट कि वो टॉप लेयर फ्लो कर पा रहा है। समझ गए? कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये ऊपर से निकल जा रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने कहा ना कि प्रॉपर्टी है फ्लूइड का कि एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में मोशन कर सकता है। सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं है। सॉलिड में एक लेयर दूसरे लेयर को बहुत तेजी से टाइटली पैक्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स काफी अटैच होते हैं। जैसे आपसे इन जनरल पूछा जाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है? मतलब आपने पढ़ा होगा ना कि एक बॉडी जो है वो कई छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। जैसे एक एटम कई इलेक्ट्रॉन, कई न्यूट्रॉन, कई प्रोटॉन से बना है। एक न्यूक्लियस जो है, एक ये मॉलिक्यूल, उसमें एटम्स कई हैं। तो कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कि एक हमारा बॉडी कई पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करके बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, ये बाइंडिंग फोर्स सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस में सबसे ज्यादा होता है? सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। एक दूसरे को काफी हाईली टाइटली बॉन्डिंग मतलब फोर्स होता है वो, इस कारण से सॉलिड अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं कर पाता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में वो फोर्स कम होता है, जिस कारण से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर पाते हैं। गैस में वो फोर्स और कम हो जाता है, इवन कि नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए एयर में क्या होता है, एयर में मान लीजिए सपोज करें कि एक आपने चैम्बर है जिसमें आपने पानी डाल दिया। तो एक चैम्बर है, मान लीजिए 1-2 लीटर का है, वो एक छोटा सा हमारे पास जार है जिसमें आपने वाटर को डाल दिया। तो आप 1 लीटर उसमें मेजर कर सकते हैं, जैसे वाटर बोलते हैं उसमें 1 लीटर पानी हम मेजर कर पाते हैं। क्या हम उसमें 1 लीटर गैस डालेंगे तो मेजर कर पाएंगे क्या? जैसे ही गैस आप डालेंगे, आप छोड़ेंगे उसको तो वो ऊपर निकल जाएगा। तो आप कैसे मेजर कर सकते हैं कितना लीटर गैस है इसमें? क्योंकि गैस के पास फ्री सरफेस नहीं होता, मॉलिक्यूलर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, इसलिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मूव कर पाता है। समझ गए?
तो ऐसे सबस्टांस जिसमें कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो इनसिग्निफिकेंट है, तो ऐसे सबस्टांस को हम लोग फ्लूइड कह देते हैं। हम लोग उसमें डिटेल में आएंगे और अच्छे से आएंगे, फिलहाल के लिए हम लोग ये समझते हैं। तो हम लोग बातें यहां से निकल के आ रही थी कि फिजिकल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, क्या हम टाइम को मेजर कर पाते हैं क्या? जैसे हम कहते हैं कि अभी कितना देर हुआ, तो आप इन जनरल कह सकते हैं कि हाँ सर अभी 25 मिनट्स हुआ है, क्लास स्टार्ट हुए 25 मिनट्स हुआ है। सो दीज 25 मिनट्स व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मीनिंग है? 25 मिनट्स का मतलब वी कैन मेजर द टाइम ड्यूरेशन, दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड 25 मिनट्स। हम लोग बता पाए ना कि 25 मिनट्स है, और 25 में जो मिनट्स लगा हुआ है दैट इज यूनिट ऑफ टाइम। हो सकता है 25 सेकेंड, 25 आवर या 25 डेज। 25 डेज इट मीन्स वन डे कंसिस्ट 24 आवर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग टाइम को मेजर कर पा रहे हैं, और ये वन डे, 25 डे, 25 आवर, 25 मिनट, 25 सेकेंड, दीज आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम का अलग अलग यूनिट है, कोई बड़ा यूनिट है, कोई छोटा यूनिट है। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन मीटर, उसको जनरली हम लोग किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। क्या हम लोग सेंटीमीटर में डिस्टेंस को मेजर करते हैं? नहीं, हम लोग सेंटीमीटर्स में भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे आप दर्जी के पास जाएंगे तो आप बोलेंगे कि ये इस कपड़े का लेंथ बता दीजिए कितना है, कितना लेंथ का हमको कपड़ा लगेगा, तो बोलता है 2 मीटर, 3 मीटर लगेगा। उसको काट के बोलता है इसमें से 10 सेंटीमीटर कट गया, अब बाकी जो है 90 सेंटीमीटर बचा, इसलिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना। क्या किलोमीटर में हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं? किलोमीटर में भी तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मीटर, सॉरी लेंथ। डिस्टेंस के अलग अलग यूनिट्स हो गए, उसी टाइम के भी अलग अलग यूनिट्स हो गए। तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसको हम लोग क्या मानेंगे? ठीक है। और यदि हम ये कह दें, मान लीजिए कि आज हम 240 ग्राम दुखी हैं, या हम 360 ग्राम खुश हैं, कभी सुना है ऐसा? तो हम आज कितना खुश हैं? आज हम बहुत खुश हैं। तो आज हम बहुत खुश हैं, इसका कोई पैरामीटर है? हाँ, कि हम कितना खुश हैं आज? अच्छा, मान लीजिए कि एक परफ्यूम, हम ये रूम, कमरा, या जो क्लासरूम है ये बंद है, अब एक परफ्यूम हम यहाँ पर छिड़क दें, तो उसका फ्रेगमेंट आपके तक पहुंचेगा, तो आप कहेंगे कि ये हमको अच्छा महका। कितना महका एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बहुत महका, ठीक है। तो इस क्वांटिटीज का कोई भी हम लोग पैरामीटर नहीं है हमारे पास, इसको हम मेजर नहीं कर पाते। हम अपने हैप्पीनेस को या मिजरी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, या फिर हम अपनी जो भी एक्साइटमेंट्स हैं उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते। तो ऐसे क्वांटिटीज हम लोग उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते हैं, क्योंकि उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वो सारे क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। और फिजिक्स में उसमें से बहुत सारे क्वांटिटीज को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। कभी आपने पता किया कि इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं वायर में? कैसे पता होता है इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे मान लीजिए इसके ऊपर में वायर है, वो फैन के साइड में वहां वायर है, तो वायर में करंट फ्लो कर रहा है, कैसे पता चलेगा? टच करके देखेंगे, झटका मारेगा तो पता चलेगा करंट है, नहीं झटका मारा तो। हालांकि उसको पता करने के कई तरीके हैं। तो क्या हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं? मेजरमेंट यूनिट क्या होता है उसका? वॉट तो पावर का होता है, एनर्जी का होता है, एम्पियर। वेरी गुड, एम्पियर होता है उसका। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर पा रहे हैं। सपोज हम लोग भाषा में यूज करें, हम लोग क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी यूज देखते हैं कि 2 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द वायर, ठीक है, एंड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, जो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ पढ़े हुए हैं आप लोग? ओम्स लॉ क्या बोलता है? V बराबर R, आई, आर रेसिस्टेंस हो गया उसमें, तो V इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, हम लोग उसको फिजिक्स में पढ़ेंगे। दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन फिजिक्स, हम लोग उसके डिस्कशन में नहीं रहेंगे, हम लोग उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पर
अभी क्या हुआ कि इनिशियल टाइम जो है हमारा, वो एक पैरामीटर हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिए, और वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उसको मेजर किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि इनिशियली टी आई, मतलब इनिशियल टाइम पर T1 बराबर, सपोज वो ऑब्जेक्ट जो था यहां पर था, और ये T1 मान लीजिए कि 5 सेकेंड था। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनिशियली जो बॉडी था वो 5 सेकेंड जब हुआ तो इस पोजीशन पे था, अब यहां से उसने अपना पोजीशन चेंज किया और वो ये पोजीशन पे आ गया। एक छोटा सा टॉय है, तो ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गया और इसका कोऑर्डिनेट 6,0 हो गया। तो यहां T2 जो है, दैट इज T2 यानी कि T फाइनल, दैट इज इक्वल टू सपोज 12 सेकेंड हो गया। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अभी लिखना नहीं है, ध्यान समझिए। इनिशियली ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे था, ए पोजीशन पे, और इसलिए उसका T1 या उसी को हम लोग TI बोल रहे हैं। TI मतलब इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे जिस समय में था, दैट इज इनिशियल टाइम। 99% केसेस में वो जीरो होता है। हम लोग को जहां से ऑब्जर्व करना शुरू किए वो टाइम को हम लोग जीरो मानते हैं। स्टॉप वॉच आप लोग ने यूज किया है कभी? स्टॉप वॉच में जैसे ही हम लोग स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं, वहां जीरो से काउंट करना शुरू करता है, और मान लीजिए कि आप स्टॉप वॉच ऑन किए तब दौड़ना शुरू किए, तो आप उस पोजीशन को इनिशियल पोजीशन कह सकते हैं। और मान लीजिए 10 सेकंड में आप 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए, स्टॉप वॉच ऑन ऑफ किया तो 10 सेकंड गुजर गया, और आपने लेंथ मेजर करके देखा तो 30 मीटर था। इसका मतलब है कि 10 सेकंड में जो स्टॉप वॉच ऑन किया तो 10 सेकंड हुआ, ऑफ किया तो उस 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 30 सेकंड कर लिया। उसी तरह अब जैसे ऑब्जेक्ट जो है ये ए पॉइंट से अब आ गया बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर उसका कोऑर्डिनेट 6,0, टाइम कितना हुआ 12 सेकंड। तो क्या हम कह सकते हैं कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ये ऑब्जेक्ट का, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल पोजीशन, और ये क्या कहलाएगा उसका? इनिशियल पोजीशन होगा। ये समझ पा रहे हैं? ये उसका इनिशियल पोजीशन हुआ और ये उसका फाइनल पोजीशन हुआ। तो ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचा, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन टाइम था इनिशियली 5 सेकेंड, वहां पहुंचा तो 12 सेकेंड हो गया। तो क्या हम यहां पर डेल्टा टी ले सकते हैं क्या? डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करेगा बताइए? हाँ, फाइनल टाइम कह लेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम जब डेल्टा टी की बात करेंगे तो यहां लिखेंगे चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, और ये कितना होगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसी को T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। यानी टी फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम घटाएंगे तो जो टाइम ड्यूरेशन बचेगा वही हमारा क्या होगा? चेंज इन टाइम। तो यहां पर ये T2 कितना है? 12 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 7 सेकेंड। ये हम लिख सकते हैं टाइम लैप्स टू ट्रैवल, कहां से कहां? ए टू, क्या ये लाइन समझ में आया? मतलब ये लाइन ये कह रहा है कि T2 माइनस T1 किए तो हमको 7 सेकेंड मिला। दैट 7 सेकेंड क्या हुआ कि टाइम इलैप्स हुआ बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में, हुआ कि नहीं? यदि 12 सेकेंड ले रहे हैं तो 12 सेकेंड में थोड़ी ना ऑब्जेक्ट रेफरेंस यहां आया, नहीं। 12 सेकेंड में तो पूरा का पूरा हमको टाइम दे रहा है ना। 5 सेकेंड पे तो यहां पर था वो। तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट आने में टाइम कितना लगा? 12 माइनस 5, दैट इज कितना? 7 सेकेंड। तो 7 सेकेंड टाइम elapse हुआ जिसमें बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया। इन ए पॉइंट क्या है? इनिशियल पोजीशन, और बी पॉइंट क्या है? तो T1 कितना है? 5 सेकेंड, और T2 कितना है? तो हर पोजीशन के करस्पॉन्डिंग टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको देख सकते हैं। तो अब हम लोग ये बात को डिस्कस कर सकते हैं कि मोशन कैसे डिफाइन होगा। तो मोशन डिफाइंड होने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत थी, जो यहां पर हो गया है। वो क्या है? व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस with respect to time, then
ऑब्जेक्ट is said to be in motion. ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा. When position of an object changes with respect to time, then body is said to be in motion. तो पोजीशन को समझने के लिए हम लोग को रेफरेंस पॉइंट समझना था. पोजीशन के चेंज होने से बॉडी मोशन में कहलाता है, क्योंकि टाइम तो लैप्स होगा ही होगा. यदि बॉडी रेस्ट में है तो भी लैप्स होगा, और बॉडी मोशन कर रहा है तो भी टाइम लैप्स होगा. तो टाइम के साथ बॉडी के पोजीशन में यदि चेंजेस आ गया, देन वी कैन से बॉडी इज इन मोशन. ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल देकर बताते हैं. कुछ सिग्निफिकेंट मोशन होते हैं, कुछ इनसिग्निफिकेंट मोशन होते हैं, लेकिन यहां पर पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज सिग्निफिकेंट मोशन. जैसे इनसिग्निफिकेंट मोशन कैसा होगा? सिग्निफिकेंट मोशन कैसा है कि एक ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में, मतलब 0 सेकंड पे उस रेफरेंस पॉइंट पे था और 15 सेकंड के बाद यहां पर आ गया, तो उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 15 सेकंड में. तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में था, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया सिग्निफिकेंट टाइम में, तो हो गया उसका मोशन. यदि हम बात करेंगे इनसिग्निफिकेंट मोशन, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब हम जन्म लिए, हम सब लोग ने जब जन्म लिया, तो क्या हमारा हाइट अभी जो था वही था क्या? उस समय नहीं था. टाइम के साथ हमारा हाइट बढ़ा, लेकिन हमको पता चला, अब यदि सोचने की कोशिश करें, अरे इतना, मतलब हमको पता भी नहीं चला हम 5 फीट के हो गए, है ना. तो वो हाइट तो 0 से बढ़ा. मान लीजिए हमारा हाइट उस समय मान लीजिए 1 फीट था, यानी कि 12 इंच था. तो क्या अभी जो हमारा हाइट हुआ, अभी 5 फीट हुआ, उस समय 1 फीट था, तो 4 फीट का जो डिफरेंस आया, क्या हमें पता चला? नहीं पता चला. तो ऐसे मोशन जिसमें पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ अपने टाइम के साथ, तो टाइम बहुत ज्यादा यूज हुआ. हम लोग को 15 साल लग गए, 16 साल लग गए इस हाइट को अचीव करने में. तो जब टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो और बॉडी का मोशन बहुत स्लो हो, तो उसको हम लोग इन जनरल मान के चलते हैं कि वो रेस्ट पर है. ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि रेस्ट पर है. हमारा हाइट 1 फीट का थोड़ी ना रह गया है, हमारा हाइट बढ़ा. तो ऐसे भी शेप एंड साइज में भी चेंजेस आए, पोजीशंस में चेंजेस आए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बॉडी का मोशन मानते हैं, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट होता है. लेकिन हम लोग जनरली बात करेंगे किसकी? सिग्निफिकेंट मोशन. तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? मोशन कब होगा? व्हेन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और यदि चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मोशन में नहीं कहलाएगा. समझ पाए? इसमें कहीं डाउट है तो बोलिए. T1 से हम लोग किसको जनरली दिखाते हैं? इनिशियल टाइम को. और T2 से या TF से दिखाते हैं फाइनल टाइम को. तो टाइम चेंजेस आएगा, दैट इज टाइम elapsed टू चेंज द पोजीशन, और वही बॉडी का डिस्टेंस बनेगा आगे जाकर. डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिस्टेंस किसको कहते हैं? अभी इसमें मैंने वेक्टर ऐड नहीं किया है, वेक्टर ऐड करेंगे जब हम लोग 11th पढ़ेंगे. ठीक है. डिस्टेंस हम उसे कहते हैं व्हेन देयर इज चेंज इन पोजीशन, देन तो डिफरेंस बिटवीन इन फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस. ठीक है. तो डिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन का जो गैप आएगा दैट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए आपको यह समझना है कि पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक रेफरेंस पॉइंट से हम पोजीशन डिफाइन करते हैं. पोजीशन के चेंज होने से बॉडी मोशन में आता है, और पोजीशन के चेंज होने से ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा. मान लीजिए पार्टिकल इस पोजीशन पे था इनिशियली, यहां गया और रिटर्न बैक होकर फिर एक पोजीशन पे आ गया, तो डिस्टेंस तो ट्रेवल होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. ठीक है. उसके बारे में भी हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे. अभी हम लोगों ने क्या क्या इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या डिस्कस किया? पहला रेफरेंस पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल का पोजीशन, और पार्टिकल का पोजीशन के टाइम लिमिट, पोजीशन जिस पे था उसमें टाइम क्या था, वो फाइनल पोजीशन हुआ तो क्या टाइम हुआ. तो टाइम का चेंज हुआ, पोजीशन का चेंज हुआ. जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगा तो बॉडी मोशन में कहलाएगा. इतनी चीजों को हम लोग ने अभी, इसको राइट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं.